कल लोकसभा के छठवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों, उड़ीसा की 6 सीटों और झारखंड की 4 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होनी है। छठवें चरण में 879 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस वोटिंग के दौरान कल भीषण गर्मी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रह सकती है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। ऐसे में वोटिंग के दौरान आप खुद को कैसे इस भीषण गर्मी से बचा सकते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जहां चुनावी पारा अपने चरम पर है, वहीं गर्मी ने भी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 मई को छठे चरण में दिल्ली और हरियाणा समेत देश के 8 राज्यों में वोटिंग होने वाली है, जिसमें दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भी मतदान होने हैं। इस दौर में देखें तो मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मेनका गांधी और महबूबा मुफ्ती और बांसुरी स्वराज जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाता अपने वोटिंग के जरिए करेंगे। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और कहा है कि शुक्रवार और शनिवार बिल्कुल घर से निकलें तो बहुत ही सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि इस वक्त आसमान से आफत बरस रही होगी और जो मौजूदा टेम्परेचर है वो आपको 42-43 डिग्री न महसूस होके ये 55-56 डिग्री तक महसूस होगा, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक बता रहा है मौसम विभाग, वो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से ये आपको जो इंसानी शरीर को ये महसूस होगा कि 55-56 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त दिल्ली में है। तो इस दौरान अगर मतदान करने आप घर से निकल रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से निकलें, भूखे पेट न रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें, गॉगल्स, हैट का प्रयोग करें और कोशिश करें कि सुबह सुबह जाकर अपने मतदान धर्म का प्रयोग करें और साथ ही साथ लोकतंत्र के उत्सव में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। तो कोशिश यही की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जितने भी यहाँ पर बूथ बने हैं दिल्ली, हरियाणा और तमाम जगहों पर, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए भी तमाम चीजें फैसिलिटी हो, ताकि वोटिंग टर्नआउट बढ़ सके। क्योंकि इस दौरान देखा गया है कि जब भी ये वोटिंग चल रही है गर्मी पूरे अपने सिंध में रही है और इसकी वजह से वोटिंग टर्नआउट पर काफी खासा असर पड़ रहा है। लिहाजा कोशिश यही की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान स्थल पर पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मंडी और शिमला में रैली की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कंगना के बारे में जो बातें कही हैं वो मंडी और हिमाचल का अपमान है। अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। ये कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में जंगलराज का हवाला देकर विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने लालू के जंगलराज और नक्सली खतरे की याद दिलाई। यहां पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आरा को फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी है तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये माले जीत गया तो फिर से नक्सलवाद और गोलियां फिर से आएगी।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू में बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। मालीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने करारा हमला किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे मामले के बाद अरविंद केजरीवाल का महिला विरोधी जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। सत्य सामने आता है। 8 से 10 मिनट का जो वीडियो है उसमें सारी सच्चाई छिपी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल डर गए। वो जानते थे कि अगर ये वीडियो बाहर आ गया विवेचना में तो अरविंद केजरीवाल का जो घिनौना चेहरा है, जो महिला विरोधी सोच है, वो सबके सामने आ जाएगी। वहीं दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बुर्के में आने वाली महिला वोटर्स के वेरिफिकेशन की मांग की है। इसे लेकर 22 मई को दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। बीजेपी असुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब पहले से बुर्के और घूंघट में होने पर जांच का नियम है तो बीजेपी ऐसी मांग क्यों कर रही है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हमने बहुत विसंगतियां देखी हैं, बहुत सारे फेक वोट देखे हैं और हमारी दिल्ली में तो कई राज्यों के बाउंड्रियां मिली हुई हैं, एक गली इसकी एक गली उसकी, और इसीलिए फेक वोटिंग होती हमने देखी है। तो इसमें क्या बुरा है? ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल और अखिलेश के गठबंधन को अनर्थकारी बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इनका ब्रांड नया है पर माल वही पुराना है। जब भी ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां कल वोटिंग होनी है और इस वोटिंग की प्रक्रिया को चाक चौबंद बनाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, शराब की दुकानें, सब कुछ बंद रहेगा। किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी दौर पे हैं। यहाँ पे मैं गोल मार्केट में हूँ, जहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जा रही है और जो तमाम तरह की सामग्री है पोलिंग से जुड़ी हुई, चाहे वो ईवीएम मशीनें हो, बैनर्स हो या पोलिंग बूथ पे रखी जाने वाली जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। और जो तमाम तरह के सुझाव हैं जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं, पोलिंग बूथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर कल दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपने वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो वोट डालेंगे और 13,600 से ज्यादा जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुछ खास बातें हैं कि इस बार जो गर्मी को देखते हुए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पे ये कि आपको सभी पोलिंग बूथ पे 1 या 2 पैरामेडिक स्टाफ मिलेगा। शेड की व्यवस्था की गई है हर जगह पे, 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके अलावा अगर लंबी लाइन लगती है तो किसी को धूप में खड़ा होने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। वेटिंग जोन बनाए जाएंगे जहां पे वो इंतजार कर सकते हैं अगर लाइनें लंबी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो पिंक पोलिंग बूथ है, जो महिलाओं द्वारा खासतौर पर संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग जनों द्वारा भी संचालित कुछ पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। और हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। तो जो तमाम स्कूल कॉलेज है वो बंद रहेंगे, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गाजियाबाद बॉर्डर के 100 मीटर पे आपको ये दुकानें बंद रहेंगी। इसके
अलावा जो चीज़ें खुली रहेंगी, मेट्रो खुले रहेंगे आपके, सिर्फ 6 बजे नहीं बल्कि कल 4 बजे से ही मेट्रो चलना शुरू होंगे। हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पे एक मेट्रो चलेगा और कारण यह है कि जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको सहूलियत हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बसेज आपको खुले रहेंगे, सरकारी जो अस्पताल हैं वो सारी चीज़ें आपको खुली दिखेंगी। रेस्टोरेंट्स को कहा गया है कि आप सेकेंड हाफ में खोल सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने खासतौर पर आपको डिस्काउंट देने की भी बात कही है, 10 से 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। रैपिडो में आपको अगर आप ट्रैवल करते हैं, दिखाते हैं, तो आपको वहां पे भी फ्री राइड मिल सकती है। इस तरह की कई सारी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार हो चुके हैं। कल वहां पे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक करने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी देश में चुनाव चल रहा है, ऐसे में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? इस बार चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट के पहले चरण का डाटा 11 दिन के बाद और दूसरे चरण का डाटा 14 दिन के बाद पब्लिश किया था। जब ये डाटा पब्लिश हुआ तो देखा गया कि वोटर टर्नआउट में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट का डाटा 48 घंटे के अंदर पब्लिश करे। इतना ही जो फॉर्म 17C है उसको स्कैन करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भेज करके उससे जवाब मांगा था। जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ये डाटा पूरी तरह से सही है। चुनाव आयोग ने खासतौर पर जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने कहा कि इस वक्त ये याचिका दायर की गई है वोटर के मन में एक संदेह पैदा करती है। इस पर याचिका में जो भी सवाल उठाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, वो फैक्ट पर बेस नहीं है। इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हम इस याचिका के ऊपर दखल नहीं दे सकते हैं। ये टाइमिंग जो है काफी खराब है, हम इस वक्त इस पर कोई भी आदेश नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को पूरी तरह से टाल दिया है। अब जब वोट खत्म हो जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पूरी तरह से दोबारा से सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आपको मिलवाते हैं पद्मश्री क्लासिकल सिंगर सोमा घोष से। सोमा घोष बिस्मिल्लाह खान की शिष्या है, वो बनारस घराने से हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर वो कई गीत भी गा चुकी हैं। बनारस में पीएम मोदी के राज में कितना विकास हुआ है और संगीत घरानों की क्या राय है, उसको समझने की कोशिश की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। देखिए उनकी खास बातचीत सोमा घोष के साथ। काशी का बनारस घराना तो जो है काफ़ी मशहूर है। इस वक्त हम 80 घाट पर है। 80 घाट पर हमारे साथ में है पद्मश्री सोमा घोष जी। स्वागत है आपका। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो आपका तो जन्म ही जो है काशी में हुआ है और आप यहीं पली बड़ी है। 30 मिनट में हम एयरपोर्ट से घर आ जाते हैं। इतनी फ्लाईओवर्स, इतनी अच्छी रोड, हर घर को एकदम एक जैसा पेंटिंग, वायरलेस लैंप पोस्ट, सब कुछ। और कॉरिडोर जो बना है वो तो सोचा ही नहीं जा सकता। उस पर कितने लोगों की रोजगार बढ़ी है, टूरिज्म कितना बढ़ावा हो गया है और कितनी। और जो संस्कृति की बात करें, काशी तो ऐसे ही संस्कृति की राजधानी है, लेकिन पहले जैसे शास्त्रार्थ हुआ करते थे पंडितों का, लोपामुद्रा, मैत्री, इन लोग विद्वानों को पराजित का, आज फिर से शुरू हो गई है। आप देखिए सुबह बनारस में कितनी कन्याएं रोज वेद पाठ करती है, फिर तर्क वितर्क भी होना शुरू हो गया है। तो अभूतपूर्व परिवर्तन है। मैं इसको गा के सुनाऊंगी कि झूठे ख्वाब ना दिखाए, जो कहे उसको वो करके दिखाए, चांद पे जाके तिरंगा लहराए। 1.5 महीना से काशी में हूँ। मैं संगीत के जरिए मतदाता जागरण किया। 80 घाट में 2 किया, फिर नमो घाट में गई, कॉलेजेस, स्कूल, सब जगह मैं पहुंची। बच्चों को संगीत, क्योंकि जो भाषा हम शब्दों में नहीं कह सकते ना, जो बात, लेकिन जब वो हम सुरों से कहते हैं ना, जेठ की दोपहरिया मत देखा, जेठ की दोपहरिया मत देखा,
देशवा के आन बा, करी हम मतदान भैया, ये तो महादान बा, तोहरे एक वोट से बदली भारत का तस्वीर हो, करी हम मतदान भैया, ये तो महादान बा। तो मतदान जरूर करो, जिसको चयन करो बुद्धि से चयन करो और मतदान करो। पहले मतदान कर लो सुबह सुबह और फिर जलपान करो, या तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। चलिए सुमा जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स। तो चुनावी मूड माहौल के बाद अब बात करेंगे बाजार की। इंट्राडे में सेंसेक्स निफ्टी ने नया स्तर छुआ है। इसी के साथ सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 11 अंक गिरकर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, तेल, गैस, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं फार्मा, मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आज बाजार की बड़ी हाईलाइट्स के बारे में। देखिए, आज इंट्राडे में निफ्टी ने अपना 23,000 का लेवल पार किया। आज मोर और लेस मार्केट्स वैसे तो फ्लैट साइड पे कहीं क्लोज होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन निफ्टी बैंक में बाइंग थी, एडवांस डिक्लाइन, एडवांस मतलब 50-50 के रेशियो में कह लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी और ज़्यादा जो बाइंग थी वो सिलेक्टिव फार्मा के अंदर दिखाई पड़ेगी, सिलेक्टिव बैंक्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिफेंस कंपनियां जो कि खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगी। और ओवरऑल भी अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने करीब 23,000 के आसपास के लेवल्स को ब्रीच किया और उसके ऊपर भी फॉर्मली कामकाज किया, लेकिन बाद में हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। और स्पेसिफिकली यानी कि अर्निंग्स के हिसाब से या बाकी सेक्टर स्पेसिफिक होकर बाजार कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन देखने को मिला? तो आज बैंकिंग से पार्टिसिपेशन रहा। एचडीएफसी बैंक की तरफ से निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, एलएनटी कुछ ऐसे नाम थे जहां पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था। टेक महिंद्रा, एम&एम, टाइटन कुछ और ऐसे नाम जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एजिस केमिकल अच्छे नंबर्स के बीच में खरीदारी आई। फिनलेक्स केबल में खरीदारी थी। आयनॉक्स विंड यहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में स्नाइडर लगातार नंबर्स के बाद से प्रेशर स्टॉक में 5% सर्किट। एचबीएल पावर जहां पर बिकवाली देखने को मिली। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और वैभव ग्लोबली कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में बिकवाली थी। हालांकि आज आमा राजा बैटरी, एक्साइड जैसे बैटरी शेयर जो थे वो भी एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस हफ्ते बाजार में क्यों लगा तेजी का तड़का और क्या नए बुल रन के लिए तैयार हो रहा है बाजार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले की, जिसमें अब आरोपी पर सबूत मिटाने के भी चार्ज लग सकते हैं। दरअसल नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ने मिलकर यह दावा किया था कि हादसे के वक्त कार उनका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। तो अब यह पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर डिटेल्स लेते हैं सहयोगी दिवाकर से। तो दिवाकर, ये बताएं, ये जो नया बयान सामने आया है क्या मायने इसके समझे जाएं और ये पूरा जो मामला है किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पुणे हिट एंड रन मामले में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अग्रवाल परिवार ने अपने नाबालिग बेटे को बचाने के लिए उसके आरोप को अपने ड्राइवर के सिर पर मढ़ने की कोशिश की थी। पुणे पुलिस की जांच में इसके सबूत भी उन्हें मिले हैं। दरअसल जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ड्राइवर ने बाकायदा फोन करके जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं विशाल अग्रवाल को इसकी जानकारी दी थी और हादसे के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद विशाल अग्रवाल ने अपने ड्राइवर से कहा था कि वह पुलिस को यह बताए कि गाड़ी वह चला रहा था, इसके बदले में वह जो है ड्राइवर को एक बड़ा इनाम देंगे। यह जानकारी निकल के सामने आई है। और इतना ही नहीं, जो नाबालिग आरोपी है जो गाड़ी उस वक्त चला रहा था वो 18 मई की रात को जो है अपने घर से खुद गाड़ी चलाते हुए निकला था। फिर वो पब की तरफ गया था। पब में बहुत ज्यादा उसने शराब पी ली थी और जब उसको ज्यादा नशे में देखकर भी ड्राइवर ने विशाल अग्रवाल को फोन किया था कि बहुत ज्यादा वो नशे में है और गाड़ी चलाने की मांग कर रहा है। जिसके बाद विशाल अग्रवाल ने अपने ड्राइवर से कहा था कि उसे गाड़ी चलाने के लिए दे दो। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो अग्रवाल परिवार ने न सिर्फ अपने नाबालिग बेटे जो कि नशे में था
उसको गाड़ी चलाने की अनुमति दी, बल्कि जब पूरा हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जो नाबालिग बेटे पर आरोप आने वाला था, उस आरोप को अपने ड्राइवर के सिर पर थोपने की कोशिश की। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुणे क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 201 यानी सबूतों को मिटाने की जो धारा होती है उसे भी जोड़ दिया। यानी विशाल अग्रवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। इस वक्त पुणे क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है विशाल अग्रवाल, और ऐसे में जो दूसरी तरफ जांच कर रही है, जो हादसा हुआ उसकी जांच कर रही है येरवडा पुलिस स्टेशन भी अब तैयारी कर रही है विशाल अग्रवाल की कस्टडी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भी पुणे क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में धारा 420 को भी जोड़ दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो विशाल अग्रवाल जो कि कार के ओनर थे और साथ ही साथ जो बिल्डर कंपनी है उसके वो मालिक थे, वो जो है डेवलपमेंट कंपनी जो है उसके मालिक जो हैं, उसके खिलाफ भी जो है अब कई सारी धाराएं जोड़ दी हैं और मुश्किलें यहाँ पर सबसे ज्यादा विशाल अग्रवाल की बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ नाबालिग आरोपी को लेकर पुणे पुलिस लगातार अपने लीगल ओपिनियन ले रही है, किस तरह से उसको एडल्ट घोषित कराया जाए और एडल्ट घोषित कराने के बाद किस तरह से उससे पूछताछ हो, किस तरह से उसको ट्रायल में लाया जाए और किस तरह से उसे सजा हो सके। इन तमाम चीजों को लेकर लीगल ओपिनियन पुणे पुलिस ले रही है। शुक्रिया दिवाकर इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस मामले में पुणे कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस मामले में सबूत मिटाने और ड्राइवर बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन जांच जारी है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था, इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साइबर क्राइम से। साइबर अपराध के मामलों में लगातार तेजी हो रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब धोखाधड़ी को विदेश में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत विदेश में बैठे ठगों के निशाने पर है? इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। केदारनाथ धाम में आज एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। सभी यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। दरअसल केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आते वक्त अचानक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर उतरने से पहले ही हवा में लहराने लगा। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू की जा चुकी है और अब तक 9,61,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।